नमस्कार भाई लोग। यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो आपको दिक्कत आती होगी कि आप करंट अफेयर तो याद कर लेते होंगे, जो भी जनरल सवाल रहता है वो तो याद कर लेते होंगे, लेकिन जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है यानी कि नियुक्तियों से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वहाँ से आपको याद करना बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि आप एक याद करते हैं और तुरंत भी आप भूल भी जाते हैं। अगले दिन आपको पता ही नहीं चलता है कि आप क्या पढ़े थे और आपको क्या याद है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख चुके होंगे, भारतीय प्रमुख पदाधिकारी। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम अगला भी लाएंगे। इस वीडियो में जो खास बात है वो क्या है, रटने और भूल जाने का झंझट खत्म। सबसे पहली बात क्या होता है कि हम लोग रटते हैं। इस चीज़ को भारतीय नियुक्तियों को खास करके रटने में हम लोग बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, अगर ये रटना कामयाब हो जाए तब तो ये सही है, लेकिन भूलने का जो समस्या है ये तो और भी इस रटने के जो नियम को जो है और भी ज़्यादा खराब कर देता है। तो ये तो पढ़ने का तरीका नहीं हुआ। अब पढ़ने का क्या तरीका रहा, तो पढ़ो ऐसे कि एग्ज़ाम में याद रहे। अगर एग्ज़ाम में याद ही नहीं रहा तो फिर वो पढ़ाई किस काम का, वो बेकार हो गया पढ़ाई। तो पढ़िए ऐसे कि वो एग्ज़ाम में भी याद रहे। और सबसे नीचे जो है थंबनेल में क्या लिखा है, ट्रिकी जी के अगर हिम्मत है तो भूल कर दिखाओ। ये हमने कुछ गलत नहीं लिखा है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में हिम्मत है तो भूल करके दिखा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। एक मिनट। तो भाई लोग देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी, ये है 2021 का। देखिए इसमें आप सबसे ऊपर से तो देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू किया गया है, लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे। शुरू से आप यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर से हो रहा कैबिनेट सचिव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग तने को उल्टा तरीके से खाते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी मूली जो खाते हैं सीधा खाते खाते उल्टा भी खाने लगते होंगे, तो इसीलिए आज जो है हम लोग इसको उल्टा ही देखने वाले हैं। सबसे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे नीचे है 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, BS चौहान। कौन है, BS चौहान। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इस चौहान से आपको कुछ याद आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की ही बेटी थी, उनसे जो है प्रेम हो गया था पृथ्वीराज चौहान को। तो उन्होंने क्या किया था कि जयचंद की जो बेटी थी उनको स्वयंवर से इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उसको भगा लाया था। लेकिन वो भगाने का विधि तो आज का है ना। अब देखिए उन्होंने भगा लाया। अब देखिए भगाने का काम कब होता है, अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2022। और 2022 को कौन सा सदी बोलेंगे, तो ये है आपका 21वीं सदी। और 21वीं सदी में ऐसा होता है कि अगर किसी से प्रेम हो जाए तो उसको भगा ले जाइए। तो पृथ्वीराज चौहान ने 21वीं सदी में जो विधि अपनाया जाता है वो किसने अपनाया, तो पृथ्वीराज चौहान ने। और बस इससे क्या हो गया, पृथ्वीराज चौहान से क्या हो जाएगा, BS चौहान। ये आपको इस तरह से स्टोरी को याद करके रखेंगे तभी आपको याद रहेगा। नहीं तो आप, पहली बात तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आयोग है वो कैवां आयोग है, 21वां आयोग है। अब इससे पूछा जा सकता है कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको भी याद रहेगा BS चौहान। तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने, यानी कि चौहान ने जो है 21वीं सदी में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि का प्रयोग चौहान ने जो है 12वीं सदी में ही इन्होंने कर लिया था। ठीक है, यानी कि लगभग इन्होंने किया था ना 1990 के दशक में, 1190 के दशक में, तो वही हुआ ना 1200। देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। देखिए वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग जो है वो आपके अनुच्छेद 280 में है। और इसके बारे में पता होगा कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और फिर प्रत्येक वर्ष करता है। ठीक, अब इसको याद कैसे रखेंगे,
देखिए इसका जो है ना खास करके ट्रिक हमको कुछ मिला नहीं, तो इसको आप किसी तरह से याद रख लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको याद होगा भी, बस इसको याद रखिएगा कि कैवां वित्त आयोग है? 15वां वित्त आयोग है। और पहला जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो याद रखिएगा, नियोगी जी थे। कौन थे? एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा ठीक से लिख दे रहा हूँ। कौन थे? नियोगी। और अभी कौन सा चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। इसके कौन है अध्यक्ष? तो एन के सिंह। ठीक, अगला सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। प्रतिस्पर्धा का मतलब कुछ समझ रहे हैं? प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन। अगर हम लोग भारतीय समाज की बात करें, भारतीय समाज की बात करें, एक है और ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे का आपस में पड़ोसी। देखिए याद तो कर लीजिएगा लेकिन भूल जाइएगा तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए आप किसी इस ऐसे चीज़ को खास करके याद करें तो उसको ट्रिक के माध्यम से याद करें, ताकि एक बार जो याद कर ले दोबारा भूलने का तो बातें नहीं है। देखिए ये दोनों पड़ोसी हैं, इस दोनों के बीच में क्या चलेगा? कंपटीशन। क्या चलेगा? प्रतिस्पर्धा। लेकिन क्या दिखा करके चलेगा? नहीं, गुप्त रूप से चलेगा। मान लीजिए पहला वाला सक्सेस कर रहा है, पहला वाला सक्सेस कर रहा है, तो दूसरा वाला क्या मनाएगा? शोक मनाएगा। ठीक है, तो बस इतना सुन लिए, बस आपका ट्रिक निकल गया। क्या? तो प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन हो गया। कंपटीशन कैसे चलता है? परिवारों के बीच में, दो पड़ोसियों के बीच में, तो गुप्त रूप से चलता है। और जब एक सफल होता है तो दूसरा क्या होता है? शोक होता है, तो उससे हो गया अशोक। ठीक है, अशोक कुमार गुप्ता। देखिए इसको करने के बाद, ट्रिक को पढ़ने के बाद हम इसका एक बार रिवीजन भी देखेंगे और बहुत ही मस्त तरीके से देखेंगे और आपको याद भी हो रहा है। देखिए दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको याद हो चुका है। अगला देखिए, अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। कौन है? रेखा शर्मा। कैवे हैं? तो 9वें हैं। ठीक, अब देखिए कुछ महिला जो होती है, देखिए हम सभी महिलाओं की बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ महिला, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। तो कुछ महिला जो है वो अपना रेखा लांघने में शर्म नहीं करती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो अपना रेखा, हर इंसान का अपना रेखा होता है, अपना सीमा होता है, तो अपना रेखा लांघने में जो है शर्म नहीं करती है। बाद में पूछिए कि आपने ऐसा काम किया तो कहती ना। कहाँ किए? क्या कहता है? ना। कहाँ किए? बस इतना सुन लिया, आपका ट्रिक निकल गया। क्या ट्रिक निकला? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला कैसी है? तो अपना रेखा लांघने में कोई शर्म नहीं करती, तो रेखा शर्मा। अब बाद में क्या बोलते हैं? ना, हम ये काम कहाँ किए? तो न से हो गया 9। ठीक है, याद हो गया है, रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। अब सोचिए, अगर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष इतने ही बढ़िया होते तो क्या हमारे देश में चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था होती? नहीं, बहुत बढ़िया होती। तो ऐसा है, तो क्यों? क्योंकि चिकित्सक लोग जो हैं वो चंद रुपये के लिए इतना, मतलब कि इतना बेशर्म होते हैं, इनके पास कोई शर्म नहीं होता। चंद रुपये के लिए ये गिर जाते हैं। बस हो गया, आपका ट्रिक निकल चुका है। अब सुरेश को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जो है ना, ये नहीं रहता है लिखने के लिए कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप इधर लिखिएगा सुरेश चंद्र शर्मा। आप बस चंद्र शर्मा देखिएगा ना, तो बस आपके दिमाग में ऑप्शन हिट कर जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा, और ऑप्शन मार करके आराम से नंबर ले करके घर चलाइएगा। ठीक है, देखिए फिर से बता दो, कुछ चिकित्सक लोग जो होते हैं उनके पास क्या नहीं होता है? शर्म नहीं होता। वो चंद रुपए के लिए क्या होता है? वो गिर जाते हैं और वो सुर से बन जाते हैं असुर। लीजिए ये भी चीज़ आ गया।
इसका रिवीजन करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब देखिए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको भी पता होगा 10 दिसंबर। और इस 10 में से 2 घटा दीजिए तो आपको क्या निकल जाएगा, 8। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है वो कैवे नंबर के अध्यक्ष हैं मानवाधिकार आयोग के, तो 8वें नंबर के। चलिए ये तो हो गया। अब बच गया अरुण कुमार मिश्रा। तो मान लीजिए आपका कोई मानवाधिकार जो होता है वो किसी ने हनन कर दिया, ठीक है, और आप कहते हैं कि देखिए हमको न्याय चाहिए, और वो आदमी जो है अब मिस्त्री लगा के बोलने लगा। कैसे बोलने लगा, मिस्त्री लगा, अरे बाबा अब बात तो छोड़िए, ख़त्म कीजिए बात को, इस तरह से बोल रहा है। तो मिस्त्री लगा करके इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिश्रा। और वो आदमी कौन था, तो याद रख लीजिए। याद करने के लिए वो मान लीजिए वो कौन है, उसका नाम है अरुण, ठीक है। तो आपका मानवाधिकार को कौन हनन कौन किया है, आपके मानवाधिकार को हनन करके वो कैसे बोल रहा है, तो मिस्री लगा के बोल रहा है। मिस्री ऐसा मीठा बोल रहा है। तो इतना आप याद रखिएगा ना, मिश्रा, तो यहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते। देखिए आपको याद हो चुका, रिवीजन करेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति, अब देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिएगा NITI, नीति। देखिए पहले जो है ना इसको योजना आयोग बोला जाता था। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 में हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी। जबकि नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2015 में, ठीक। अब नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, तो याद रखिएगा आई, ये जो आपको बीच में दिख रहा है आई, इसका मतलब इंस्टीट्यूशन होता है यहाँ पर, न कि इंस्टीट्यूट। एक बार सेम ऑप्शन में इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन, बस इतना छोटा सा अंतर था। तो याद रखिएगा आई का मतलब इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं। तो फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक। अब देखिए नीति आयोग पर मूल रूप से किनका राज होगा, तो PM का राज होगा। अब इनके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो उसी राज का कौन, राजीव, उसी राज का कौन होगा, राजीव। अब आपको भी पता होगा कि नीति आयोग के जो CEO होते हैं वो कौन होते हैं, अमिताभ कांत हैं। लेकिन इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो इन पर राज किनका है, PM का है, तो राजीव का इसके बाद होगा। तो ये कौन हो जाएंगे, उपाध्यक्ष, ठीक। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, क्या लिखा हुआ है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC, ठीक है। देखिए यदि आप, इसका कौन है अध्यक्ष, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये कैवे नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के। अब इसको याद कैसे करना है, यदि आप यश वृद्धि करने वाला काम करते हैं, यदि आप यश वृद्धि करने वाला काम करते हैं, तो इस बात की सूचना जो है एक एक लोग तक न ऐसे ही पहुंच जाएगी। यदि आप यश वृद्धि वाला काम करते हैं तो इस बात की सूचना का प्रचार करना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक एक लोगों तक न ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। आपको याद हो चुका है क्या कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। कैवे नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के। देखिए
ये सब ऐसा सवाल है ना कि आप इसको याद करेंगे और दूसरे दिन भूल भी जाएंगे। आपको 1 घंटा के बाद ये पता नहीं रहेगा कि आप क्या पढ़े थे और आपको क्या याद है। कैवे नंबर तो छोड़ ही दीजिए, ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि याद नहीं हुआ, लेकिन आपकी मेमोरी में जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि आप इसको कहानी की तरह से याद कर रहे हैं, न कि वो रट्टाफिकेशन यहाँ पे चल रहा है। आपको ये सवाल बिल्कुल याद हो रहा है, वो आपको पता भी चल जाएगा रिवीजन करते समय। ये तो हो गया मुख्य सूचना आयुक्त। अब है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। एक बार एग्जाम में पूछा गया था CEC का फुल फॉर्म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है। देखिए जब कभी चुनाव होता है ना, तो जब कभी चुनाव होता है उस समय जो मेन पावर आ जाता है वो किसके हाथ में होता है? इसी मुख्य चुनाव आयुक्त के पास में। तो मान लीजिए चुनाव हो रहा है और उसमें लालू जी हैं। लालू जी के 2 बेटे हैं। ये दोनों बेटों को जो है परामर्श दे रहे हैं कि देख बेटा, चुनाव है और मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने जो है ना सुशील बन के रहना। क्या बोल रहा है? अभी चुनाव है, मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने जो है वहाँ पर सुशील बन के रहना, नहीं तो तुम्हारा 24 तोड़ देंगे। अब सोचिए, लोगों का होता है 32 और ये कहते हैं कि हम 24 तोड़ देंगे। काहे कि ये बच्चे ना है लालू का, तो इनके पास होगा 32, लेकिन इन लोगों के पास कितना होगा? इनसे 8 कम होगा, 24। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो सुशील चंद्रा। कैसे? तो चुनाव आयुक्त के सामने कैसे रहना चाहिए लोगों को? सुशील बन के रहना चाहिए, नहीं तो उसका 24 तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा? लालू यादव। ठीक है, बाद बाकी आप ये अनूप चंद्र पांडे, ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार भी अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल इम्पोर्टेंट है। सवाल में है तीनों को एक साथ देखते हैं। थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष। ये कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, थल सेनाध्यक्ष कितने नंबर पर है? 28। 28 के बाद 27, 27 के बाद 26 नहीं, 26 के बाद 25। ठीक है, 28 के बाद 27, 28, 27, 25। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है? थल का ही होता है, तो थल सेना 1 नंबर पे है। मान लीजिए दूसरे नंबर पर किनका होता है? वायु का होता है, तो 26। और नौसेना का सबसे कम होता है, तो क्या इसको 26 दे देंगे? नहीं, इसको और 1 कम कर देंगे और इसको बना देंगे 25। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना? देखिए जनरली यदि आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको तो ये चीज़ याद होगा ही, लेकिन जो नए विद्यार्थी होंगे उनको दिक्कत होता होगा कि याद कैसे रखना है। देखिए थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। अब इसी चीज़ से हम लोग ट्रिक निकालेंगे। नरवणे, थल का मतलब क्या? तो जो थल पे रहते हैं, वो नर जो वन में रहता है, वो नर जो वन में रहता है। कौन सा वन में रहेगा? नौसेना वाला या वायुसेना वाला या फिर थल सेना वाला? तो आपके दिमाग में आएगा थल सेना वाला जो है ना वो वन में रहेगा, तो नरवणे। तो इससे याद, जैसे नरवणे बोलिएगा ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। अगला है वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष, वायु का मतलब हवा होता है। तो मान लीजिए कह रहा है कि तुम बहुत हवा में उड़ रहे हो, तुम यहाँ के चौधरी हो क्या? तुम बहुत उड़ रहे हो, अब उड़ेगा कहाँ पे? हवा में ही ना उड़ेगा। तुम यहाँ के चौधरी लगते हो क्या? जो लोगों को सता रहे हो। देखिए ये भी चीज़ आ गया, 27 भी आ गया। तो कैसे? तो हवा में उड़ रहा है वो, लगता है यहाँ का वो चौधरी है, हो गया VR चौधरी। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है कि नौसेना अध्यक्ष। क्या है? नौसेना अध्यक्ष। अब देखिए नौ का मतलब क्या होता है? पानी। और पानी में हम लोग कौन सा काम करते हैं? नहाने का काम करते हैं, है?
और नहाने का, अगर आप उत्तरी भारत से होंगे तो नहाने का दूसरा भी नाम बोला जाता है। नहाते समय क्या बोला जाता है? हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप लोग भी बोले होंगे हर हर गंगे बोलते हैं। कब बोलते हैं? जब नहाने जाते हैं। नहाते कब हैं? नहाते कहाँ है? पानी, पानी का मतलब नौ समझ लीजिए, हर हर गंगे। हर हर गंगे से हर हर से बन गया आपका हरि कुमार। ठीक है, आपको याद हो चुका है। आपको फिर रिवीजन जब करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार पूरे मन से एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम लोकपाल। भारत का प्रथम लोकपाल। अब गांव में खास करके एक चीज देखे होंगे कि पिताजी का नाम लेकर के या फिर पिताजी के व्यवसाय को लेकर के उसके बच्चे को बोल बोल करके मजाक बनाया जाता है, और उसके साथ में इस बात को लेकर के कई जगह तो झगड़ा भी हो जाता है। क्या आपका भी हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति था, उसके पिताजी थे लोकपाल। क्या थे? लोकपाल। तो अब जो है बच्चा लोग क्या किया कि उनके पिताजी को लोकपाल छोड़ करके उन्हीं को बोलने लगा लोकपाल लोकपाल। तो अब बताइए, जब बच्चा सुनेगा तो उसको गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उसका बच्चा जो हो गया पिनक गया। देखिए, पिनक गया, आप सुने होंगे तो सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है। तो देखिए, अगर आप बिहार के लोग होंगे ना तो आप जानते होंगे पिनकना का मतलब क्या होता है। पिनकना का मतलब होता है गुस्सा में आ जाना। ठीक है, पिनकना का मतलब होता है गुस्सा, ये तद्भव शब्द है। पिनकना का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। जैसे ही उसके बाप के लोकपाल से उसके बच्चे को बोला जाएगा तो वो पिनकेगा कि नहीं पिनकेगा? तो पिनकेगा। तो पिनकेगा से हो गया पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, उच्चतम न्यायालय में बहुत सारा वर्डिक्ट जो है ना हमेशा पेंडिंग में रहता है, हमेशा पेंडिंग में रहता है। और सुनने वाले लोग तो यही कहेंगे, अरे वहाँ का न्यायाधीश के मन नहीं है कि, यह ना कहेगा रमन्ना। क्या कहेगा कि वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका मन नहीं है काम करने का। तो यहाँ से हो गया मन नहीं है तो रमन्ना। ठीक है, और कईवें नंबर का है ये? तो 48 48वें नंबर का है ये मुख्य न्यायाधीश। कौन? एनवी रमन्ना। कहाँ के हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए अगला सवाल है आपके सामने दिख रहा ही होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस तीनों को हम लोग एक साथ देखते हैं। क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या था? महान्यायवादी। महान्यायवादी का मतलब क्या होता है कि सरकार का अपना एक वकील होता है जो कि सरकार को बताते रहता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कानूनी दायरे से सही है या गलत है, या फिर यदि सही नहीं भी है तो किस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं, या फिर किस हिसाब से गलत है तो उसको आप, मतलब कुल मिला करके सरकार को न्याय के बारे में बतलाना, वो है अटॉर्नी जनरल का काम, यानी महान्यायवादी। अब देखिए, महान्यायवादी, महान्याय, न्याय नहीं महान्याय। महान्याय कौन करेगा? तो ऊपर बैठे गोपाल कृष्ण कन्हैया ही करेंगे। तो इससे याद रह जाएगा, गोपाल से याद हो जाएगा के वेणुगोपाल। कौन है ये? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इसके साथ में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये तो था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब बोला अरे कोई सॉलिसिटर बनेगा, तो कब बोलता है मैं बनूंगा। कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो मैं से हो जाएगा मेहता। अब कहेंगे भाई मैं से मेहता बन गया, इतना छोटा सा ट्रिक में याद कैसे रहेगा? तो भैया आप मेहता याद रखो ना, एग्जाम में आपका पूरा आएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी दो ऑप्शन में आपका मेहता रहेगा।
और फिर एक बार पढ़ेंगे ना, दोबारा आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अरे ये तो तुषार मेहता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी, न्याय नहीं महान न्याय, तो गोपाल कृष्ण कन्हैया मतलब वेणुगोपाल। अब इसके साथ में लग गया सॉलिसिटर। सॉलिसिटर बनेगा कोई, तो कहता है मैं बनूंगा, मैं से हो गया मेहता। ठीक। अब एक और आदमी आता है, उसका नाम क्या है, चेतन शर्मा। ये कहता है कि हम एडिशनल बनेंगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कि तुम तो हो ही, साथ में हम भी। तो अभी तुषार मेहता इसको बनेगा। अरे भाई, हम तो पहले से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, तुम एडिशनल अतिरिक्त काहे आएगा, तुमको शर्म नहीं लगता है? शर्म शर्म से बन जाएगा चेतन शर्मा। ठीक। चेतन शर्मा कौन बन जाएंगे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद क्या है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। अब आप लोग जानते होंगे पुराने समय में जब देश में राजतंत्र हुआ करता था, तो उस समय जो छोटा सा जो क्षेत्र हुआ करता था वो किसके हाथों में दे दिया जाता था, सामंत के हाथों में। लेकिन क्या वो सामंत जो है मूर्ख होता हुआ करता था? नहीं, वो सामंत कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होता था, और इतना पढ़ा लिखा था मतलब कि सांख्यिकी विद हुआ करता था। मान लीजिए ना, दिमाग में कहानी बना लीजिए कि सामंत लोग जो हुआ करते थे वो सांख्यिकी विद, बहुत संख्या के मामले में जानकार रहता था। वो जो है जब भी राजा उससे उसके वहाँ के बारे में पूछता, तुरंत वो संख्या में फटाफट जवाब दे देता कि क्या बकाया किसके यहाँ है, क्या है नहीं है, सब कुछ के बारे में। उसका जो है क्षेत्र वो घाटे में चल रहा है, कितना उसको राजस्व मिला, कहाँ से कितना कर मिला, ये सब चीज़। तो वो जो सामंत हुआ करता था वो सांख्यिकी विद हुआ करता था। बस खेल खत्म, सांख्यिकी विद से हो गया जीपी सामंत। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं सावंत, वो राखी सावंत जो है। आपके दिमाग में और भी सावंत सिंगर सब भी हैं, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऐसे बोलते हैं। कौन है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू। कैवे नंबर के हैं, तो 14वें नंबर के हैं। अब देखिए यदि आप जी के पहले से पढ़ते होंगे ना, तो ये चीज़ आपको याद तो होगा ही, लेकिन इसको हम फ्रेशर विद्यार्थी के लिए भी आसान कर देते हैं। नियंत्रक, कोई चीज़, गाड़ी है, साइकिल है, कोई भी वाहन है, अगर उसमें नियंत्रक बढ़ जाए तो हम क्या यूज करते हैं, उसमें ग्रीस का यूज करते हैं। ठीक है। तो नियंत्रण बढ़ाने के लिए या फिर नियंत्रण में गड़बड़ी होने पर उसमें क्या लगाते हैं, ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। चंद रुपए में तो देता ही ये ग्रीस। अब देखिए भारत के महालेखा नियंत्रक, अब इसके साथ में जो है एक महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है, तो इनका दास गिरीश चंद्र मुर्मू का दास होगा। अब दास से समझ में आ जाएगा, दीपक दास। ठीक। अब इसके बाद जो है ये आपको सचिव मिल जाएगा। सचिव के बारे में बता दें, सचिव जो होता है ना, वो जैसे कि आप बनते हैं IAS। अब IAS में आपको STM भी मिल सकता है, फिर SDM मिल सकता है, DM, बहुत सारा इसमें होता है। तो अगर आप सिविल सेवा के हाईएस्ट पोस्ट पर जाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर SDM है तो वो कहेगा कि भैया हम जो है ना DM बन जाए, कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट तो मिले संभालने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट मिल जाने के बाद सोचेंगे कमिश्नर बन जाएं, तो उसमें बहुत सारा जिला हो जाता है संभालने के लिए। फिर वो सोचेंगे कि हम क्या बन जाएं। तो आप जो सबसे ऊंचे पर जा सकते हैं वो है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है वो IAS पद का सबसे ऊंचा पद होता है, कैबिनेट सचिव। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पहले रिवीजन कर लेते हैं, जो सब चीज़ अभी हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान ने जिस विधि का यूज किया था वो किस समय का
किस समय की विधि का प्रयोग किया था इन्होंने? 21वीं सदी की विधि का प्रयोग किया था किन्होंने? BS चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने। अब इसको याद रखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है NK सिंह। पहले के कौन है? तो नियोगी जी हैं, नियोगी ऐसे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, देखिए कंपटीशन रहता है दो पड़ोसी के बीच में, कैसे? गुप्त रूप से रहता है, और एक सक्सेस होता है, दूसरा क्या होता है? शोक मनाने लगता है, अशोक कुमार गुप्ता। फिर है राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला लोग जो है, कुछ महिला लोग जो है ना, वो अपना रेखा जो है लांग देती है और इसमें कोई शर्म नहीं करती। बाद में पूछिए तो कहती है ना हम कहाँ। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया? रेखा शर्मा। कितवें नंबर के हैं? तो 9वें नंबर के। अगला देखिए, अगला है चिकित्सा आयोग। अगर चिकित्सक लोग इतने बढ़िया रहते तो हमारे देश की स्थिति बढ़िया होती, लेकिन वो इतने बेशर्म होते, उनके पास कोई शर्म नहीं होता, चंद रुपए के लिए वो गिर जाते हैं। तो चंद्र शर्मा, तो सुरेश चंद्र शर्मा। अगला है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग, पहले उसने क्या किया? मानव के अधिकार का हनन कर दिया, और अब जो है ना मिस्री लगा करके बोल रहा है। हो गया कौन? तो याद रखिएगा अरुण कोई आदमी है, वही जो है मिस्री लगा करके बोल रहा है, जबकि उसने मानवाधिकार का हनन कर चुका है। और ये कितवें नंबर के हैं? तो हमने कहा था 8वें नंबर के। कैसे? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और फिर इससे 2 कम यानी कि 8। फिर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष तो पता ही है किनका, इस पर नीति आयोग पर मेन राज किसका चलेगा? तो मोदी जी का चलेगा। उसके बाद किनका राज चलेगा? तो राजीव जी का चलेगा। ठीक। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त, अब हमने इसको कैसे कहा था याद रखने के लिए, मुख्य सूचना आयुक्त को, कि यदि आप यश वृद्धि करने वाला कार्य करेंगे तो इस बात की सूचना एक एक लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। तो मुख्य सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। कितवें नंबर के हैं? तो ये 1 यानी कि 11वें नंबर के। देखिए उसके बाद क्या है कि चुनाव आयुक्त के सामने जो है ना लोगों को सुशील बन के रहना चाहिए, नहीं तो 24 तोड़ देगा। कौन? या तो मुख्य चुनाव आयुक्त तोड़ देगा या फिर आपके हेड तोड़ देंगे, और कौन? अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद्र पांडे और फिर राजीव कुमार। अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका सेना अध्यक्ष के बारे में। अब सेना अध्यक्ष में कौन कौन सा आ जाता है? थल भी आ जाता है, जल भी आता है, और फिर वायु भी आ जाता है। नर में कौन सा नर वन में घूमेगा? जो थल पर चलने वाला होगा वही ना। और फिर वायु मतलब हवा में उड़ता है, लगता है यहाँ का वो चौधरी है, तो VR चौधरी। उसके बाद है नौसेना अध्यक्ष। नौ का मतलब पानी, जब पानी भी से नहाने लगता है तो लोग क्या बोलता है? हर हर गंगे, तो हरि कुमार हो गया। अब इसका नंबर भी याद रखेगा, नंबर भी पूछा जाता है एग्जाम में। 28वां है, 27वां है, और ये 25वां है। 28 में से गया 27 में से गया 26, ना 27 में से 2 गया, तब होगा 25। प्रथम लोकपाल, अगर आपके किसी के पिताजी लोकपाल हैं और उसके बच्चे को लोकपाल बोला जाएगा तो वो पिनकेगा, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में इतने काम जो है पेंडिंग में पड़ा रहता है, लगता है वहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका मन नहीं है काम करने का। ठीक है, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, इस तीनों को एक साथ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्याय। महान्याय किसके हाथ में है? तो गोपाल कन्हैया के हाथ में है, के वेणुगोपाल। अब इसके साथ में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इसके साथ में और कौन आएगा? तो कहेगा मैं से हो गया मेहता, यानी कि तुषार मेहता। अब इसके साथ में एडिशनल एक आ रहा है, तो तुषार मेहता कहता है तुम पगला गए हो क्या? तुमको शर्म नहीं आता है? हम एक कैसे करके इस बेरोजगारी के टाइम में बीच में घुसे हैं, तुम भी आ रहे हो, शर्म नहीं लगता? तो इससे क्या हो गया? चेतन शर्मा।
ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल ही होगा, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद। तो सांख्यिकीविद वो जो सामंत जो बनाता था वो बहुत ही ज़्यादा सांख्यिकीविद हुआ करता था, उसी को सामंत के रूप में रखा जाता था। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रण जब बढ़ जाता है तो किसका यूज किया जाता है? ग्रीस का यूज किया जाता है। ठीक है, और महालेखा नियंत्रक इसके साथ में एक अलग से जो रहेगा वो कौन रहेगा? तो इसी का ना दास रहेगा। कौन सा दास है? दीपक दास, यही है। अब इसके बाद हमने कहा कि आपके सामने सचिव है, सचिव का मतलब समझते ही होंगे, उसका हेड जो होना कहते हैं उस ऑफिस का। तो कैबिनेट सचिव, देखिए अभी किसका राज चल रहा है? पीएम का चलता है, मोदी जी का चलता है, और कैबिनेट सचिव भी उन्हीं राज से हो गया, राजीव गाबा। ठीक है, अगला है गृह सचिव। हर कोई जो है अपने गृह का क्या चाहता है? भला ही चाहता है। कोई है ऐसा आदमी जो कि अपने गृह का जो है भला नहीं चाहेगा? हर कोई है जो कि अपने गृह का, अपने घर का भला ही चाहेगा। तो हो गया भल्ला। अब भल्ला याद रहेगा ना तो बस इससे से याद हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला। ठीक, उसके बाद रक्षा सचिव। रक्षा सचिव का मतलब क्या हुआ? अजय। देखिए उसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अजय है। कोई ऐसा मजबूत आदमी है उसके बारे में कह रहा है कि देखो उसका रक्षा करना जरूरी है, फिर कहते ना उसका रक्षा करने की कोई जरूरी नहीं। काहे कि वो अजय है, उसको कोई नहीं जीत सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला है वित्त सचिव। कौन है? टीवी सोमनाथन। अब देखिए सोमनाथन से आपको पता चला होगा स्वामीनाथन कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक 1966 से 67 के बीच में जो हमारे भारत में जो चला था हरित क्रांति, वो उसमें स्वामीनाथन का ही देन है। हुआ ये था कि 1966 में जो है उन्होंने मेक्सिको से गेहूं के बीज लाया और फिर वहाँ उन्होंने भारत के साथ में बीजों के साथ में मिला करके संकर बीज पैदा किया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पैदावार हुआ। और उसके बाद 1970 में जो है एक और आया था, उसका नाम है फ्लड ऑपरेशन। ऑपरेशन फ्लड है, श्वेत क्रांति, यानी कि दूध से संबंधित वो है श्वेत क्रांति। उसके कौन थे अध्यक्ष, मतलब कि जनक? तो वो थे वर्गीस कुरियन, और वर्गीस कुरियन के ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये दुग्ध दिवस। कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से 26 नवंबर, देखिए हम स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट बता देते हैं। अब यहाँ से आपको 26 नवंबर के बारे में पता होना चाहिए कि 26 नवंबर के ही दिन दूध दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर के ही दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बिहार से होंगे तो आपको बिहार के बारे में भी पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को ही बिहार में मनाया जाता है मद्य निषेध दिवस। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते। अगला सवाल है राजस्व सचिव। अब देखिए बजाज से समझ में आ रहा होगा, अरे बजाज, हाँ ये तो व्यापार से रिलेटेड है। अब क्या है कि यदि कंपनी के ही किसी व्यक्ति को बैठा दिया जाए राजस्व सचिव के रूप में, तो ये अपना राजस्व देगा? नहीं देगा। इससे क्या होगा? इसको फ़ायदा होगा। तो इसी फायदे के लिए जो है ना कंपनी ने अपने ही किसी व्यक्ति को बना दिया है राजस्व सचिव। हो गया राजस्व सचिव, किसको बनाया गया? बजाज को बनाया गया। अगला सवाल है वाणिज्य सचिव। कौन है इसका अध्यक्ष? सचिव कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम वाणिज्य सचिव है ये। वाणिज्य सचिव ये आपका बोल सकते हैं सुब्रमण्यम।
हाँ देखिए, यदि आप व्यापार वाणिज्य करते हैं या यदि आप बिजनेस करते हो तो आप में सब्र होना चाहिए। सब्र से हो जाएगा सुब्रमण्यम। ठीक है, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप में क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अगला है विदेश सचिव। क्या है, विदेश सचिव। कौन है इसके अध्यक्ष, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। देखिए, वर्तमान में आपको ही पता होगा कि वर्तमान में जो है यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी संघर्षपूर्ण समय चल रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि रूस ने जो है यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। तो इस वजह से जो है, लेकिन और रूस का जो दोस्त है और भारत का जो हितैषी है वो कौन है, रूस है। तो भारत ने क्या किया है, रूस के बारे में कोई भी निगेटिव स्टेटमेंट नहीं रखा है। किसने, भारत ने। लेकिन भारत को फिर भी पूरे विश्व में पाकिस्तान को बहुत कोसा जा रहा है, बहुत उसको तंग किया जा रहा है कि अरे भाई तुम भी बोलो रसिया के खिलाफ। लेकिन भारत कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन भारत पर दबाव बनाने वाला कोई नहीं है। तो ये किसका परिणाम, विदेश का ना परिणाम। विदेश जो नीति है वो बढ़िया है। तो ये इस बात पर कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका एक पार्ट ख़त्म हो चुका है, बाद बाकी अगले दिन हम इसको भी देख लेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारा ऐसा भी सवाल है जो कि किसी भी एग्ज़ाम में खास करके पूछा जाता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें है। तो अगर आप इन सब को याद करना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि महासचिव, सचिव, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा और सोल्यूशन कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कल जो है हम इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। बाद बाकी ये सब सारा क्वेश्चन जो आप दिख रहा होगा, ये सब सारा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा कोई भी सवाल नहीं करें कि ये सवाल हार्ड है, मतलब कि ये सवाल जो है एग्जाम में नहीं। लेकिन कुछ सवाल जैसे कि लोकसभा का महासचिव, ये सब मतलब ये सब किसी अधिकांश एग्जाम में पूछा नहीं जाता। लेकिन जब ये देखिए, पराक्रम समिति देखते बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जो नए होंगे ना उसको तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो देखिए, हम जो भी आपको सवाल बताएंगे ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि देखिए हम भी आप ही की तरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और अगर हम तैयारी करते हैं तो आपको भी वही सलाह देंगे जो कि सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।